So welcome back everybody. We are doing electrochemistry today. Sorry, not electrochemistry. Electrochemistry खत्म हो चुका है. Chemical kinetics today. ठीक है. Already electrochemistry available है. आप जाइए वहां से देख लीजिए. जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा उसको देख लेना. ठीक है. आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मुश्किल से 2 या 3 ही लगेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं खत्म करूंगा बहुत रैपिड तरीके से. बट चीजें समझ में आएंगी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ. ठीक है. फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. न्यू सेशन, न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू डे. मेरा नाम शिवम उपाध्याय है. I'm a JMN qualified candidate pursuing BTech from IIT लखनऊ and in chemistry mentor at STBG. आप सभी मेरे को जानते हैं. आगे बढ़े तो थोड़ा सा कोर्सेज का ओवरव्यू ले लीजिए. इसमें एमयू ट्रिपल ई 2023 के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल करा दिया गया है जिसके अंदर आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे. साथ ही साथ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के कलेक्शंस भी आपको मिल रहे होंगे जो काफी बेनिफिशियल और काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. उसी के साथ साथ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एमयू के हर कोर्सेज का प्रीवियस एंट्रेंस पेपर. और साथ ही साथ गाइडेंस ले सकते हैं कि एमयू 2023 के एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें. और ये सारी चीजें कहाँ से हो सकती हैं? ये सारी चीजें आप इनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू. हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जो है STBG अकेडमी. एग्जाम के टाइम टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट बड़ा बेनिफिशियल होते हैं. और जिस ऐप से आप अभी क्लास कर रहे हो उसी के अंदर ये चीज आपको मिल रही होंगी. साथ ही साथ MBBSC वालों के लिए जो टेस्ट सीरीज थी वो काफी बेनिफिशियल रही थी. और आने वाले अपकमिंग डेज में भी ऐसी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करते रहेंगे. इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 फुल सिलेबस टेस्ट और 500 प्रीमियम क्वेश्चंस along with based on PYQ एम के लेटेस्ट सिलेबस. एंड जो सब्जेक्ट कवरिंग होगी वो होगी मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री एज वेल. तो आप इस चीज को भी इनरोल कर सकते हैं. MBBSC के 2024 वाले सेशन के लिए भी चीजें अभी से प्लान होनी शुरू हो चुकी है. ठीक है. बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा. एमयू के 2024 BSc वाले सेशन के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं. ये टेस्ट सीरीज भी वापस से हम लेके आएंगे जिसके अंदर अपडेटेड चीजें आपको मिलेंगी. तो प्लीज स्टे ट्यून. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को. ठीक है. तो आज का हमारा सेशन है वो है केमिकल काइनेटिक्स. और सबसे पहले तो यार केमिकल काइनेटिक्स ही तो समझो. पूरा चैप्टर का नेम तो समझो. चैप्टर का मतलब क्या है वो समझो. अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स अब बोल रहा हूँ तो व्हाट डज दिस मीन? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? पहले हमको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है. तो आई थॉट ये चैप्टर तो आपने पढ़ रखा है. ठीक है. बट मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. कोई नया भी दिखेगा तो समझ जाएगा कि क्या है केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में. इसके अंदर क्या चीजें हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या है. देखो नाम से पढ़ो तो केमिकल काइनेटिक्स. देखो काइनेटिक्स का जो मतलब होता है ना वो स्पीड से होता है, मोशन से होता है ना. और केमिकल काइनेटिक्स इन द सेंस कि इस पूरे ये जो पूरी सीरीज है ये एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डील कर रहे होते हैं किन किन चीजों से. पहला तो जो हम केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, है ना. ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन सभी ने पढ़ना सीखा होगा. तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड के बारे में स्टडी को हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं. मतलब उसका जो रेट है वो क्या है. एक्चुअल अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें ना तो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना उसको हम बोलते हैं रेट. रेट, है ना. किस दर से, किस रेट से, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ रहा है. पूरी स्टडी को अगर हम मिला देंगे तो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये चीजों को पढ़ते हैं. तो आई थॉट कि बेसिक इंट्रो तो समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड से डील करती है. साथ ही साथ ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे ये भी चीजें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर. इस पूरी सीरीज के अंदर क्या होने वाली है, इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, है ना. along with जो केमिकल रिएक्शंस के जो आपका मैकेनिज्म है हम उनको भी डील कर रहे होंगे. यानी केमिकल काइनेटिक्स बोले तो ना सिर्फ रेट, हम उसके मैकेनिज्म को भी पढ़ते हैं, हम उसके फैक्टर को भी पढ़ते हैं कि उसका जो रेट है मतलब मेन मेन बातें तो उसके रेट से होगी, उसकी स्पीड से होगी. पर उसका जो रेट है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना. उनकी स्पीड किन फैक्टर डिपेंड करती है, कब स्पीड ज्यादा होगी कब स्पीड कम होगी. ये सारी चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे. तो मोटी मोटी बात यह है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो रेट से रिलेटेड, केमिकल रिएक्शंस के रेट से रिलेटेड, उसकी स्पीड से रिलेटेड चीजों को डील करती है. ठीक है. आई थॉट इतना इंट्रो चैप्टर के बारे में काफी है. अब मैं अगर बात करूं सबसे पहले तो इसके अंदर तो सबसे पहले तुम समझो कि एक आखिर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कितने टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस.
अगर स्पीड के बेसिस पे बात करें तो कितने तरह की रिएक्शन होती है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको स्पीड से डील करना है ना, इस चैप्टर में हमको उसके रेट से डील करना है। तो कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं, जरा उनको लिख लो। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूं ना, तो मेनली तीन टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकती है, अगर उनके रेट के स्पीड के ऊपर बात करें तो। एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा क्या हो सकती है, मॉडरेट रिएक्शन, रिएक्शन को मैं RXN लिख रहा हूँ शॉर्ट में, या फिर इसी को हम स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, या फिर स्लो रिएक्शन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। टाइप ऑफ रिएक्शन यही तीन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, तो हम इनकी थोड़ी थोड़ी पार्टीशन कर लेते हैं और हल्की हल्की चीजें इनके बारे में सीखते चलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि जज करना है, अगर मैं कहता हूँ कि जज करना है, एक सेकेंड रुको। चलो। हम्म। तो अगर मैं कहता हूँ किसी रिएक्शन को जज करना है कि वो वेरी फास्ट है, वो मॉडरेट है, या फिर वेरी स्लो है, तो हम कैसे जज करेंगे, समझो थोड़ा सा। अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करूँ ना, तो ऐसे रिएक्शन जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना, जो जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेकेंड से भी कम टाइम में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। सिमिलरली अगर मैं मॉडरेट या स्लो रिएक्शन की बात करूं, तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कुछ सेकंड्स लगते हैं, या फिर कुछ मिनट लग सकते हैं, या फिर कुछ आवर्स लग सकते हैं, है ना। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में सेकंड से भी कम टाइम लगता है, इतना जल्दी से वो रिएक्शन हो जाता है, इसलिए उसको हम वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। मॉडरेट और स्लो रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में कंप्लीट हो रही होती है, उसको हम मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन के अंदर रखते हैं। और अगर मैं वेरी स्लो रिएक्शन की बात करूं, तो इसमें तुमको दिन लग जाते हैं, मंथ लग जाते हैं, इवन ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस, है ना, जो क्या हो 10⁻⁻14 सेकेंड से लेके 10⁻⁻16 में कंप्लीट हो जाए, है ना, यानी कंप्लीटेड कंप्लीट्स इन बिटवीन 10⁻⁻14 सेकेंड से लेके 10⁻⁻16 सेकेंड, सोच लो इतना कम, इतना जल्दी रिएक्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन किसमें टेक्स सेकेंड्स, मिनट्स, या फिर आवर्स फॉर कंप्लीशन, फॉर कंप्लीशन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन डेज लगाता है या फिर मंथ लगाता है, किसी रिएक्शन कंप्लीट करने में दिन लग जा रहे हैं, कई महीने लग जा रहे हैं, कई कई महीने तक वो रिएक्शन चलती है ना, या फिर बहुत सारे सालों तक वो रिएक्शन चलती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। डेज, मंथ्स, और इवन ईयर्स फॉर कंप्लीशन, तो ये तुम्हारे वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आता है। अब कौन कौन से रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं, तो ये भी थोड़ा नोट कर लो। जितने भी आयोनिक रिएक्शन होते हैं, याद रखना वो बहुत तेज होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। इसी के साथ साथ जितने एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है, एसिड बेस्ड रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन तुमको देखने को मिलेंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, वेरी फास्ट। ठीक है। अगर अगर मैं मॉडरेट रिएक्शन की बात करूं, तो अगर मैं इसके एग्जांपल के अंदर कोई एग्जांपल डालना चाहता हूं, तो लेट्स से तुम सभी ने हैबर्स प्रोसेस पढ़ा है ना। तो हैबर्स प्रोसेस जो होता है, जिसके अंदर हम क्या बताएं, अमोनिया बना रहे होते हैं, है ना। तो N2 + H2 होती है, ये हमको क्या देता है, NH3 दे रहा होता है। अगर मैं बैलेंस कर लूं, तो यहाँ क्या लग जाएगा 3, यहाँ क्या लग जाएगा 2। तो हैबर्स प्रोसेस एक मॉडरेटली रिएक्शंस होती है, इसको कुछ मिनट्स लगते हैं, है ना, इवन समटाइम्स कुछ आवर्स लग जाता है, अगर वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन तुम्हारा होता है, ये मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आता है। वेयर अगर मैं इधर बात कर लूं, तो लेट्स से अगर कोई HCl + NaOH का रिएक्शन है, जो हमको सॉल्ट देता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और साथ में वाटर, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ये तुरंत हो जाती है। जो ही आप एसिड बेस को मिलाओगे, तुरंत सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बहुत फास्ट होती है। सिमिलरली अब अगर मैं एग्जांपल दूं वेरी स्लो रिएक्शन का, तो ये किस में हो सकती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या लोहे को जंग लगने में तुरंत लग जाती है, नहीं, समय लगता है ना, सर टाइम। टाइम लगता यस है। सर। तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा होता है, जब वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, जब सारे क्या होते हैं, एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और वाटर के प्रेजेंस में अगर मेटल को एक्सपोज कर दिया जाता है,
तो फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। वो लेयर बनने में ना टाइम लगता है, कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ महीने, इवन साल के अंदर भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर इसको हम वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर रखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा थोड़ा होगा कि खरीद के लाए और कल ही रस्टिंग हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको हम रखते हैं वेरी फास्ट। तो ये तीन तरह की रिएक्शन स्पीड के बेसिस पे डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, वेरी फास्ट, मॉडरेट, स्लो या फिर वेरी स्लो। क्लियर? अब अब हम थोड़ी बातें करते हैं आगे। और नेक्स्ट, अब अगर अगर हम इसमें अगर अपनी बातें कंटिन्यू करें, ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ से रिएक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो गया कि पहले चलो भाई तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, हमने तीन तीन तरह के रिएक्शंस पढ़ लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रेट, है ना, या फिर इसी को बोला जाता है स्पीड, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है एक्चुअल चैप्टर। ठीक है, कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या फिर उसको स्पीड बोलता है, या वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है ये चीजें। ठीक है, चलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है? अगर मैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है? सर, एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट और होता वो है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। यही होता है। यस सर। रिएक्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। यही होता है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई रिएक्टेंट आर है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन थी। अब मुझे इसके स्पीड को, इसके रेट को डिटरमाइन करना है ना, रेट को सीखना है, स्पीड को सीखना है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी रिएक्शन, मान लो कि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, यानी एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, मैंने टाइम को क्या कह दिया, जीरो मान लिया एज अ रेफरेंस, है ना। जब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था उस टाइम टाइम एकदम जीरो था। तो उस टाइम लेट्स से कि कुछ मोल रिएक्टेंट का प्रेजेंट होगा। अरे कुछ मोल रिएक्टेंट लाएंगे तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। यस सर। तो लेट्स से टाइम को मैंने जीरो मान लिया, मतलब शुरुआत में, जिसको इनिशियल बोलते हैं। तो इनिशियली शुरुआत में लेट्स से जब टाइम को मैंने जीरो मान लिया तो उस वक्त आर के पास ए मोल्स थे। आर का जो क्वांटिटी था वो ए मोल्स था। और जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो क्या कोई प्रोडक्ट बना होगा? बिल्कुल नो नहीं। सर, जीरो। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल थे? जीरो मोल थे। अभी कोई रिएक्शन जीरो। कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो था। ठीक है, अब मैंने लेट्स से कोई टाइम टी फिक्स कर दिया, है ना। एट टाइम टी इक्वल्स टू लेट्स से टी वन, मैंने कोई टाइम टी वन फिक्स कर दिया। जैसे अब मान लो 30 मिनट बीत गए, 30 मिनट से लगातार रिएक्शन चल रहा है ना। जब शुरुआत किया था तो लेट्स से ए मोल प्रेजेंट था रिएक्टेंट का। अब कोई टाइम टी वन मैंने डिफाइन कर दिया, है ना। अब उस टाइम क्या बोलूंगा? मैं ये बोलता हूं कि मान लो कि रिएक्टेंट में से एक्स मोल रिएक्ट कर गया। तो अब बचा हुआ कितना होगा रिएक्टेंट? ए था, ए उसमें से मैंने माइनस एक्स मोल रिएक्ट करा दिया, यानी हो गया ए माइनस एक्स। और ये जितना मोल रिएक्ट किया है उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना बन गया? बनेगा एक्स। ठीक है, लेट्स से मैं और थोड़ा टाइम तक रिएक्शन को कराते रहा, है ना, छोड़ दिया वैसे ही रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, लेट्स से एट टाइम कोई और मैं टाइम जिसको मैं टी टू डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो टी टू टाइम पे, है ना, अब क्या हुआ कि रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। लेट्स से पूरी कंप्लीट होने में रिएक्शन को टाइम टी टू लगा। अब रिएक्टेंट का मोल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है ना। और यस वो सर। जो जितना मोल हम लिए थे, कितना मोल लिए थे? ए मोल लिए थे रिएक्टेंट का। अब क्या वो हुआ? प्रोडक्ट। रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, तो रिएक्टेंट का मोल तो खत्म हो गया। अब वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। यानी अब प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल होंगे? ए मोल हो जाएंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही चीजें होती है। जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके टाइम को हम टी इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं। मतलब समझ लो कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो रिएक्टेंट का कुछ मोल प्रेजेंट था, प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो था। जब हम किसी किसी टाइम टी किसी टाइम टी वन तक रिएक्शन को कराते रहे तो उसमें से एक्स मोल रिएक्ट हो गया, और जितना रिएक्ट हुआ है उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्स मोल रिएक्ट हो गया तो एक्स हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब मैंने क्या किया, लेट्स से कि मैंने उसके कंप्लीशन का टाइम कैलकुलेट कर लिया। लेट्स से कोई टाइम टी टू तक पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्टेंट रिएक्टेंट के जितने मोल हमने लिए थे सभी रिएक्ट हो गए। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वही जितना मोल हम लिए थे वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। इसलिए देखो, हमने ए मोल दिया था, प्रोडक्ट में भी ए मोल पूरा पूरा रिएक्ट होकर बन गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही होता है। अब अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि रेट बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, कि इस पूरे रिएक्शन, ये जो तीन प्रोसेस हुए हैं, तीनों प्रोसेस में रिएक्शन का रेट क्या रहा होगा, है ना, रिएक्शन की स्पीड क्या रही होगी, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। तो बहुत सिंपल होता है।
कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे तो हम उसको डिफाइन करेंगे, व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे चेंज इन टाइम से। टाइम से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट आ जाएगा। जैसे तुम सभी ने स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी टेंस क्या होता है, अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम। अपॉन टाइम। यानी कोई भी रेट वाली चीज है कि नीचे क्या होता है, टाइम ही होता है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है तो नीचे भी चेंज इन टाइम हो। तो जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइन एज, इट मे बी डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन। change in concentration of रिएक्टेंट या reactant प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। or product per unit time. Clear? यस सर। अब इसी को तो हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देख लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आओ, अगर मैं अगर मैं पहले पहले या जो हमारा दो टाइम था, कौन कौन सा, ये टाइम t इक्वल्स टू 0, टाइम t इक्वल्स टू t1, इन दोनों के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ए था। ए। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, T1 टाइम पे ए माइनस एक्स। तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता यस है। सर। तो हम ए क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस ए ए। माइनस एक्स माइनस ए अपॉन चेंज इन टाइम। टी फाइनल टाइम वन। क्या था, T1, इनिशियल टाइम क्या था, 0। टी। तो अच्छा जी। T1 माइनस 0। सो यहाँ जो रेट आएगा वो क्या होगा, देखो ये कट गया, एक्स माइनस बाई। एक्स अपॉन T1। ओह, मतलब शुरुआत का अगर मैं दो टाइम इंटरवल ले लेता हूं जिसमें टाइम t इक्वल्स टू 0 और टाइम t इक्वल्स टू T1 था, तो उस वक्त केमिकल रिएक्शन का रेट कितना है, माइनस एक्स अपॉन T1, माइनस एक्स अपॉन T1। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यही साइड में मैं डिफाइन कर देता हूँ। रेट कितना हो गया भाई, रेट हो गया माइनस एक्स अपॉन T1। सिमिलरली अब मैं तुमसे बोलता हूँ ना कि याद रखना, यहाँ हमने रिएक्टेंट का रेट अभी कैलकुलेट किया है, इसलिए देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैं ले रहा हूँ। देखो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, ये और ये। सिमिलरली अगर मैं यस। बोलता हूं कि मुझे रिएक्टेंट का रेट बताओ फ्रॉम T1 टू T2, यानी ये दोनों से, तो इन दोनों के केस में रेट कितना होगा भाई, अगेन वही फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना जीरो है, माइनस 0, और इनिशियल कितना है, एक्स। माइनस ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन, यहाँ क्या है, T2 माइनस T1। टी वन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन T2 माइनस T1, लिख सकता हूँ। और ये यस दोनों सर। रेट किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है या प्रोडक्ट के लिए है, अरे यार सर मैंने रिएक्टेंट के लिए। का लिया है ना, ये तो रिएक्टेंट के लिए होंगे, अभी प्रोडक्ट का तो मैंने लिखा ही नहीं। माइनस एक्स अपॉन ए माइनस माइनस ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए है, ये भी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन तो यही था ना, शुरुआत में कंसंट्रेशन ए था, बाद में क्या हो गया, ए माइनस एक्स हो गया, फिर क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने वही तो लिया है। अब जरा ध्यान यस। से, अब आगे क्या आ रहा है दोनों में, ये माइनस साइन आ रहा है। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, आगे कभी भी रिएक्टेंट के रेट में हमेशा माइनस आता है, इस बात को याद रख लो। जब भी आगे कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, रिएक्शन के रेट में जो माइनस आ रहा है ना, ये माइनस जानते हो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कि माइनस जो प्रोडक्ट का। नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट है ना, वो समय के साथ घट रहा है, कम हो रहा है। अरे यार, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तुम्हारा रिएक्टेंट कम होते जाता है टाइम के साथ साथ और प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। यस सर, प्रोडक्ट बढ़ता हमारा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। तो यही तो यहाँ रिप्रेजेंट दिखा रहा है, इसका रेट जो है वो क्या है, अगर निगेटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है। तो निगेटिव इंक्रीज हो से रहा रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज है इन कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ लिख लो द नेगेटिव साइन इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए, और रिएक्टेंट के लिए रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, शॉर्ट में लिखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, टाइम। ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए क्या रेट आया था, पीछे हमने लिखा है ना, रेट क्या आया था, एक रेट आया था तुम्हारा -x/t1, और दूसरा रेट क्या आया था, -a माइनस एक्स -a - x/t1। सिमिलरली अब मैं तुमसे बोलता हूं ना, अब मैं तुमसे बोलता हूं कि यही सेम चीज एक बार प्रोडक्ट के लिए लगाओ, अब मुझे प्रोडक्ट का रेट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर एनी टाइम, तो वही लगाएंगे यहाँ। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखो, फ्रॉम T0 टू T1, कहां से कहां, फ्रॉम T इक्वल्स टू T0 to T1 के लिए मुझे जरा बताओ कि प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन है। T = 0 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है, और T = T1 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, x x है। तो रेट क्या हो जाएगा, पहला फाइनल माइनस माइनस इनिशियल इनिशियल, यानी -0 x - 0 अपॉन फाइनल क्या है T1 - T, T1 - 0 T1 - 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x/t, ये तो पहला रेट हो गया। सिमिलरली अब मैं बोलता हूं फ्रॉम, कहां से निकालो, फ्रॉम T1 टू T2 निकालो, फ्रॉम T इज इक्वल्स टू T1 टू T = T2, इसके बीच मेरे को रेट निकाल के दिखा। तो रेट विल बी इक्वल्स टू अगेन चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहां से यहां क्या है, यहां yes sir कंसंट्रेशन शुरुआत में x था, बाद में क्या हो गया, a हो गया, तो फाइनल क्या हो गया a, इनिशियल क्या हो गया x, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी a - by x अपॉन T2 T2 minus - T1 T1। अब यहां देखो, क्या यहां भी, यहां कहीं भी तुमको निगेटिव साइन दिख रहा है, no sir ना ना, यहां निगेटिव साइन था, किसका, जब हम रिएक्टेंट का लिख रहे थे, लेकिन फॉर प्रोडक्ट देयर इज नो नेगेटिव साइन, यहां देखो प्लस है, यहां प्लस है, यानी कि यहां प्लस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, वो टाइम के वो साथ बढ़ इंक्रीज रहा कर है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस विथ टाइम। और यही तो होता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, इसलिए रिएक्टेंट की साइड हमेशा आज से हम रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो निगेटिव लगाएंगे, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ रहा होता है। मैंने तुमको ये बातें दिखा दी कैसे हो रहा है ये, क्लियर, मैं तुमको ये बातें दिखा दी कैसे हो रहा है ये, yes sir समझ आया सबको। तो अब एक फाइनल yes फार्मूला रेट sir ऑफ रिएक्शन के लिए नोट कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन yeah or product ऑन by change time चेंज इन टाइम। time तो इसको ऐसे लिख लो, लेट्स से दिस इज आर, और कंसंट्रेशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। yes तो sir चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं क्या लिख देता हूँ, सी अपॉन चेंज इन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम को तुम ऐसे del लिख, कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख दो टाइम, या फिर इसको लिख दो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। change in time ये तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन का एक प्रॉपर फार्मूला बन गया। आज से जब भी रेट निकालना हो तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन का चेंज उसके टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो हमको रेट मिल जाएगा, ठीक। yes यहाँ sir डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल initial कंसंट्रेशन, concentration और डेल्टा टी क्या है, change फाइनल in टाइम time माइनस इनिशियल टाइम। initial time एक एक चीज तुमको समझा दूंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है भाई, आ जाओ,
देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता होनी चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है भाई। बिना यूनिट के तुम लिखोगे कैसे आंसर? यूनिट तो पता होनी चाहिए। तो ऐसा अभी हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज को डेल डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ये तो पता है सबको। डेल का यस मतलब सर। चेंज होता है। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज कंसंट्रेशन, चेंज पर यूनिट टाइम। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है तो तुमको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। यस सर। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम पर क्या है? सेकेंड। सेकेंड है। तो क्या यहां से मैं यूनिट नहीं लिख सकता हूँ? मोल मोल पर मीटर सेकेंड। लीटर इनवर्स सेकेंड सेकेंड इनवर्स। इनवर्स। या फिर क्या लिख सकता हूँ? मोल पर पर लीटर सेकेंड। लीटर सेकेंड। क्लियर? तो ये यस रेट सर। की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इस चैप्टर में यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये बातें थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे। आई थॉट सबको समझ आ गया होगा। निगेटिव क्यों लगाया, पॉजिटिव क्यों लगाया, समझ आया? आगे यस निगेटिव क्यों आ सर। रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है? चलिए, अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? मेजरली रेट ऑफ रिएक्शन आपको दो टाइप के पढ़ने। कौन कौन से? एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सुना है कभी यस सर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ठीक। चलिए, अब नाम से क्या पता लग रहा है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे तुम सभी ने मोशन मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर तुमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था एक एवरेज एवरेज। स्पीड होती है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना? एवरेज वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। वैसे ही यहाँ भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। वहां तुमने क्या पढ़ा था? वहां तुमने ये पढ़ा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये सारी चीजें पढ़ रखी थी, है ना? यस। यहाँ जब रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूँ और खास करके जब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, तो एवरेज डिफाइन होता है ना एक टाइम इंटरवल के बीच कितना रेट ऑफ रिएक्शन रहा है। मतलब इसमें क्या करेंगे, टाइम की थोड़ी लार्ज वैल्यू हम लेते हैं, है ना? तो एक गिवन टाइम इंटरवल में हम रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ऐसे रेट को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैंने तुमसे बोला था अभी पीछे क्या, कि लेट से मेरे को निकालो टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टी वन। तो ये एक टाइम इंटरवल है ना, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल है। तो इस यस पूरे सर। टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज रेट निकालेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि किसी इंस्टेंट पे बताओ, किसी मोमेंट पे बताओ, है ना, मैं ये नहीं बोलूं कि फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो तो फ्रॉम टी इक्वल्स टू टी वन तक निकालो। मैं बोल दूं एट टी वन निकालो, एट टी टू निकालो, एट टी डैश निकालो, एट टी फोर निकालो। कोई भी टाइम दे सकता हूं मैं। मतलब कोई एक इंस्टेंट वाला टाइम दे दूं, तुरंत मेरे को बताओ रेट कि इस टाइम पे कितनी है, इस टाइम पे कितनी है, इस टाइम पे कितनी है। तो दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर मैं एवरेज रिएक्शन की बात करता हूँ तो उसमें एक इंटरवल लेते हैं आप। मैं लेट्स से बोल देता हूँ कि फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो टू फ्रॉम टी इक्वल्स टू टी वन तक निकालो। तो ये मैंने एक टाइम इंटरवल दे दिया, एक इंटरवल दे दिया कि टी इक्वल टू जीरो से शुरुआत करो और टी इक्वल टू टी वन तक जाओ, इसके बीच पूरा रेट बताओ, तो वो एवरेज हो जाएगा। वही अगर मैं बोलता हूँ कि एट टी वन निकालो, एट टी डैश निकालो, हाँ एट टी डबल डैश निकालो, मतलब एट जब मैं बोलता हूँ दिस मीन्स इंस्टेंटेनियस, और इंटरवल देता हूँ दिस मीन्स एवरेज। बस यही था, खत्म। यही कॉन्सेप्ट था बस रेट ऑफ रिएक्शन का। तो एवरेज के अंदर लिख लो इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड फॉर एट इंस्टेंट। टी इज इक्वल्स टू टी डैश मान लो। एट जब आ जाए इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है, और टाइम इंटरवल दे दे इसका मतलब एवरेज पूछा जा रहा है। क्लियर? ये यस क्या हो सर। सकता है? इट इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर डिफाइन किया जाए तो वो इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। और अगर एक टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर रेट कैलकुलेट करें तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है? क्लियर? अब वही यार, रेट ऑफ रिएक्शन तो वही, फार्मूला तो थोड़े बदल जाएगा यार। फार्मूला तो वही होता है कि चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन, चेंज इन फार्मूला क्या टाइम। होता है? चेंज इन चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब आपने ये चीजें पढ़ रखी है कि सर एवरेज के अंदर जो चेंज जो भी होता है ना, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब इसका हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मतलब अगर कहीं डेल्टा लगा है इसका मतलब कि वो एवरेज रेट की बात कर रहा है सर। मतलब यहाँ टाइम की थोड़ी वैल्यू बड़ी है, एक इंटरवल के अंदर टाइम है, तो मैं डेल्टा टी या डेल्टा सी लिखता हूँ, है ना। वेयर एज अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बाट करूं, तो यार किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस आपको निकालना होता है तो आप डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, स्मॉल डी यूज करते हैं, याद है, Yes, डेरिवेटिव वाला sir. टर्म। जैसे वेलोसिटी Yes, पढ़ी sir. थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीएक्स बाई डी टी, By DT. पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस Yes, sir. एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। तो जो डी और डी टी है ना, ये एक्चुअली चेंज है, यहाँ डेल्टा भी चेंज है, डी बाई डी टी भी चेंज है। बस ये जो डी बाई डी टी होता है ना, ये वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने तुमको टाइम की वैल्यू टी डैश दे दी, मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए मैंने पूछ लिया। यहाँ मैंने Yes, टाइम इंटरवल दे दिया था, इसलिए मैंने डेल्टा डेल्टा से लिखा है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। लेकिन अब मैं T. इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी लेके करते हैं। Yes, sir. तो यहाँ अगर मेरे को रेट लिखना है तो फॉर्मूला अभी भी वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन Change in time. चेंज इन टाइम। पर यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना, उसको हम लिखेंगे डी सी बाई DT. डी टी, बस। तो जहां डीसी बाई डी टी लिखा है, इसका मतलब कि वहां सर इंस्टेंटेनियस रेट की बात की गई है। मतलब टाइम का जो चेंज है वो बहुत छोटा है, इसलिए मैंने डीसी बाई डी टी लिखा है। देखो जब भी, एक चीज याद रख लो, जब भी बड़ा चेंज रिप्रेजेंट करना हो ना, तो हम क्या लिखते हैं, बड़ा डेल्टा, इसको बिग Delta. डेल्टा बोलते हैं। ये Yes, भी sir. चेंज ही है, ठीक है। अगर स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम डेल इस्तेमाल करते हैं, डेल, इसको डेल बोलते हैं, है ना। ये स्मॉल डेल्टा होता है, स्मॉल डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज। अगर वेरी स्मॉल चेंज करना होता है तो हम डी का रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, डेरिवेटिव का टर्म, Yes, तो sir. वेरी स्मॉल चेंज के लिए। अब यहाँ टाइम की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, तो वहां टाइम का चेंज बहुत स्मॉल हो गया, बहुत छोटा हो गया, मतलब बहुत इंस्टेंट पे, ऑलमोस्ट टाइम टेंडिंग टुवर्ड जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट टाइम टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड जीरो आता है तो हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं ना, पढ़े हो ना यार, बेसिक मैथ तो पढ़े हो, इतना तो पता होगा कि स्मॉल चेंज को डी से लिखते हैं, इसलिए मैंने डीसी बाई डी टी। डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, यानी एक फिक्स इंटरवल, बड़ा इंटरवल है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से कोई समय टाइम टी इक्वल्स टू वन, तो ये इंटरवल बड़ा है ना, इसलिए मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। यहाँ इंस्टेंट है, मतलब टाइम का इंटरवल बहुत छोटा है, इसलिए मैंने डी से रिप्रेजेंट किया। क्लियर। ये डीसी बाई डी टी, ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यही था तुम्हारा क्या है, ये एवरेज रेट, ये इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये बताओ, सभी ने स्लोप पढ़ रखा है, स्लोप क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। मतलब ये Yes, sir. डीसी बाई डी टी ना सर, स्लोप है कि नहीं, स्लोप पढ़ा है। स्लोप क्या होता है, Yes, डी वाई sir. बाई डी एक्स। D by अरे DX. चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, उसको तो स्लोप बोलते हैं। वैसे ही यहाँ समझ लो कि सर ये डीसी बाई डी है ना, ये एक्चुअली स्लोप है। और ये क्या है, मैं तुमको ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, आगे समझ आ जाएगा, यहाँ नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। बस इतना समझ लो कि स्लोप को हम क्या लिखते हैं, डी वाई डी एक्स, अरे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। स्लोप पढ़ते रहो ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू Yes, माइनस sir. वाई वन अगर छोटा हो जाता है तो उसको डी वाई लिखते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन अगर छोटा हो जाता है तो उसको डी एक्स लिख देते हैं, तो स्लोप क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ये डीसी बाई डीटी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं समझाता हूँ आगे मैं क्या बोलूँ। क्लियर हो गया ये, बताओ, ये बताओ, इतना ये क्लियर हो गया। Yes, sir. हम्म, ये क्लियर हो गया। चलो अब देखो, थोड़ा सा मैं बातें कर लेता हूँ एवरेज रेट पे। मैं एवरेज रेट तुमको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लेट्स से वही ये केस लेंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक। मान लो मैंने बोल दिया कि एट टाइम टी वन, कोई एक टाइम टी वन पे, एट टाइम टी वन जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो लेट्स से ए वन है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है लेट्स से बी वन, है ना। एट टाइम टी वन मैंने टाइम जीरो पे नहीं डिफाइन किया है, इसलिए जीरो नहीं होगा, याद रखना। मैंने टाइम टी वन पे डिफाइन किया है ना, मतलब रिएक्शन शुरू हो चुकी थी, मैंने उसके बीच में एक टाइम टी वन उठा लिया, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ एट टाइम टी टू, तो लेट्स से वो कंसंट्रेशन ए वन से कहाँ आ गया, ए टू आ गया। अरे कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ना रिएक्टेंट का, क्योंकि Yes, रिएक्शन आगे बढ़ sir. रहा है। तो कंसंट्रेशन ए वन से कहाँ आ गया, ए टू आ गया। वैसे ही जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन पहले बी वन था, अब टाइम टी टू पे क्या आ गया, बी टू आ गया, ठीक है, बदल गया, ठीक। मतलब एट टाइम टी वन मैंने ए वन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को दिया था, बी वन कंसंट्रेशन किसका था, प्रोडक्ट का था। फिर थोड़ा टाइम और बीता, टाइम टी टू पे चले गए हम। तो जब जैसे ही टाइम टी टू पे चले गए, टाइम थोड़ा और बीत गया, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज होके ए टू हो गया,
और प्रोडक्ट कंसिस्टेंट चेंज होके B2 हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ बोलता हूँ जरा मेरे को एवरेज रेट लिख के दिखाओ। तो लेट्स से एवरेज रेट को मैं कैपिटल एस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई राइट इट एज व्हाट, डेल्टा सी बाई डेल्टा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, यस सर। और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल फाइनल माइनस कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल चेंज इन टाइम टाइम। माइनस इनिशियल टाइम। अब ये बताओ, ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं हम, फॉर रिएक्टेंट, याद रखना, अभी अभी किसके लिए लिख रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं। रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के लिए रेट लिख रहे हैं। ठीक, तो फाइनल क्या है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन? A2 है, और इनिशियल क्या था? शुरुआत में A1 था। मैं क्या लिखूंगा? A2 माइनस A1 अपॉन फाइनल टाइम क्या था? T2, इनिशियल टाइम क्या था? T1, तो आई राइट इट एज T2 माइनस T1। ठीक, अब मैं यहां तुमको एक कंक्लूजन देना चाहता हूं। क्या कंक्लूजन देना चाहता हूं? ये बताओ, क्या A1 की वैल्यू A2 से बड़ी होगी? बिल्कुल। क्या यस T2 सर। की वैल्यू T1 से बड़ी होगी? यस सर। होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि बिल्कुल। शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा और बाद में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो गया होगा, तो क्या A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है? बिल्कुल है, तो यस। ये लिखना सही है। बिल्कुल सही है। क्यों? रिएक्टेंट घटता है ना जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। थैंक यू सर। तो यस सर। ऑब्वियसली पहले टाइम मान लो 2 सेकंड रहा होगा, बाद में मैंने मान लो 10 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया, तो 10 बड़ा है कि नहीं? यानी T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है। ये भी सही है सर। यस। दोनों कंडीशन सही है कि नहीं सही है, ये बताओ। सही है सर। दोनों कंडीशन सही है। अब ये बताओ, अब अगर मैं बोलता हूं यहां कि CF माइनस CI, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैंने किया है, तो क्या ये पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी? आएगी सर। क्यों? क्योंकि A2 कम है A1 से, हाँ, मतलब ये और उसमें पूरी वैल्यू क्या माइनस आएगी? निगेटिव है। नेगेटिव में। और इस पूरी वैल्यू, ये जो निगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, अगर इसको, क्योंकि यार स्पीड या रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, रेट तो निगेटिव नहीं हो सकता है। नो सर। मतलब ये A2 माइनस A1, ये पूरी वैल्यू सर निगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मैं आगे एक माइनस वन। मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या रेट पॉजिटिव आ जाएगा? आ जाएगा सर। मतलब इसीलिए हम क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो यहां से भी प्रूफ हो गया, जो मैंने पीछे तुमको बताया था, रिएक्टेंट हमेशा, रिएक्टेंट के आगे हम क्या लगाएंगे? रिएक्टेंट के रेट के आगे नेगेटिव। हमेशा माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे भाई? क्योंकि रेट डिफाइन नहीं है निगेटिव में। तो अगर A2 माइनस A1 की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्यों निगेटिव आएगी? क्योंकि A2 छोटा है A1 से। अरे यार, 2 - 4 तो -2 ही तो आएगा। यस अगर सर। A2 छोटा है A1 से, तो पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी, और इस पूरी वैल्यू को निगेटिव में ना रहे, हमारा रेट निगेटिव नहीं हो सकता है, फिर डिफाइन नहीं होगा ना अगर निगेटिव हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू। इसीलिए फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अंदर वाला टर्म तो निगेटिव है, बाहर एक और निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ A2 माइनस A1। तो ये तुम्हारा एवरेज रेट लिखा जाता है। क्या ये चीज तुमको क्लियर हो गई? यस सर। ये चीज तुमको क्लियर हो गई? सिमिलरली, अगर मैं यही एवरेज रेट प्रोडक्ट के लिए लिखता तो, अगर मैं यही एवरेज रेट प्रोडक्ट के लिए लिखता तो, सिर्फ बस आगे माइनस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां क्योंकि देखो ना, क्या मैं यहाँ एक और कंडीशन डिफाइन कर दूं? क्या यहाँ यस। B2 B1 से यस। बड़ा है? हाँ भाई, क्योंकि यस सर। क्या होगा, प्रोडक्ट शुरुआत में कम होगा, बाद में प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। रिएक्टेंट बाद में कम हो गया है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, इसलिए मैं आराम आराम से लेके जा रहा हूँ। क्या यहाँ B2 की वैल्यू B1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। होगी सर। क्यों? क्योंकि टाइम लास्ट के में साथ ये कंप्लीट प्रोडक्ट बढ़ता है करते ना, हैं। प्रोडक्ट बढ़ रहा यस है, सर। यानी ये वैल्यू B2 की वैल्यू बड़ी है, ये भी सही है कंडीशन। तो जरा इसके लिए लगा दो। क्या हो गया? अब अगर देखो, तो प्रोडक्ट के लिए अगर हम लिखेंगे, तो फाइनल कंसंट्रेशन B2 हो जाएगा, इनिशियल क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। तो अगेन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। सो ये क्या हो गया तुम्हारा? B2 माइनस B1 टी अपॉन वन। टी क्या हो टू जाएगा? माइनस टी वन। T2 और माइनस T1। माइनस T1। और बताओ, क्या अब ये वैल्यू निगेटिव होगी? नहीं होगी नो सर। सर। तो मतलब इसके अंदर सर हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली रेट क्या लिख सकते हैं? B2 माइनस B1, इसको कंसंट्रेशन के पावर में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से लिखता है। T2 माइनस T1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी प्रोडक्ट के केस में निगेटिव नहीं आता है, ये बात मैंने प्रूव भी कर दी। लेकिन यस। रिएक्टेंट केस में निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, टाइम के साथ घटता है। क्लियर हो गया? यस सर। आज तक पढ़े होगे, लेकिन समझ नहीं आया होगा अभी तक, बस बोल के चले जाते होंगे लोग। ठीक है, अब लिख लो लास्ट में एक थे, कैसे लिख लो? व्हेन वी राइट
when we write average rate with respect to Time. रिएक्टेंट, तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट लिखते हैं, वी टेक व्हाट, निगेटिव साइन, वी टेक निगेटिव Negative time. साइन। क्यों? ताकि ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बना दे। रेट Positively निगेटिव के आया. लिए डिफाइन नहीं है। अरे यार, स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव डिफाइन नहीं होती है। खैर, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बट स्पीड कांट भी निगेटिव, है ना? किसी चीज, किसी रिएक्शन की स्पीड कैसे निगेटिव हो सकती है? Yes, sir. ठीक, तो वो निगेटिव ना रहे, वो डिफाइन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी टेक निगेटिव साइन आउटसाइड। ठीक, क्लियर? आई थॉट इट Yes. इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे आप एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हो तो लिख डालोगे। आओ, उससे पहले मैं अब समझा देता हूँ तुमको ग्राफ का मतलब। तो मैं क्या करता हूँ, अब ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो। एनसीईआरटी के अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, वरना बोलोगे कि सर आधा पढ़ाते हैं आधा छोड़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ये ग्राफ समझ ही नहीं आता है बच्चों को, एनसीईआरटी के अंदर दे दिया है, समझ नहीं आता है। अब समझ आ जाएगा, देखो कैसे। दो ग्राफ होगा, क्यों भाई दो ग्राफ होगा? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों है ना, Yes, रिएक्टेंट sir. प्रोडक्ट दोनों है तो दोनों ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ आपका होगा रिएक्टेंट के लिए, इधर ही नोट कर लीजिए, और ये ग्राफ होगा आपका प्रोडक्ट के लिए। अब मैं ग्राफ बनाता हूं किसके किसके बीच, Reactant. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, क्योंकि यही तो टर्म है ना रेट ऑफ एक्शन के अंदर, यही तो टर्म है, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम है, तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच। ठीक है, ऊपर मैं ले लेता हूँ कंसंट्रेशन, और इधर मैं क्या ले लेता हूँ, आई टेक इट Time. एज टाइम, यानी इधर टी है और इधर सी है। ठीक है, अब रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ है ना, अब तुम खुद बताओ, मैंने तुमको पीछे क्या बताया है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या हो Reactant रहा होता है, decrease करता है. Decrease घटता करता है. है। घटता है कि नहीं घटता है? मतलब जैसे जैसे Yes, sir. टाइम की वैल्यू बढ़ेगी रिएक्टेंट घटेगी, इसका मतलब सर इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा? बिल्कुल आएगा सर। Yes. जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट घट रहा है, जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं रिएक्टेंट घट रहा है, मतलब रिएक्टेंट का ग्राफ टाइम के साथ साथ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। क्लियर? Yes, sir. वेयर एज प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां ले लो, यहाँ टाइम ले लो, इधर इधर क्या ले लो, कंसंट्रेशन ले लो। अब देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, Rare. टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ सर ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बना दें, ऐसा होगा? जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी ये क्या है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन का ग्राफ है। यानी रिएक्टेंट के साइड कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है टाइम के साथ साथ, प्रोडक्ट के साइड कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। बढ़ रही होती है जी, बिल्कुल। Yes, sir. अब ये बताओ यहाँ एवरेज रेट क्या होगा, यहाँ एवरेज रेट निगेटिव होगा, होगा बिल्कुल, क्योंकि आगे निगेटिव साइन लगता है। Hmm. और यहाँ एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, Positive. एवरेज Positive रेट हो. कह लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। यहाँ क्या होगा, Positive. पॉजिटिव हो गया। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको ग्राफ का कैलकुलेशन यही सिखा देता हूँ कि ग्राफ वाले अगर सवाल पूछे जाएंगे कंसंट्रेशन से रिलेटेड कैसे निकालोगे। लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि दो टाइम इंटरवल में डिफाइन कर देता हूँ, एक यहाँ टाइम T1 इंटरवल है, ठीक है, और मैंने एक और टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया, यहाँ मैंने टू डिफाइन कर दिया। ठीक है, T1 पे लेट्स से कंसंट्रेशन है, अरे सीधा बनाओ भाई, टेढ़ा क्यों जा रहा है। T1 टाइम पे लेट्स से जो कंसंट्रेशन है हमारा किसका, रिएक्टेंट के साइड हम लिख रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट का कितना, लेट्स से A1 है, और T2 टाइम पे लेट्स से जो कंसंट्रेशन है हमारा वो है A2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, कैसे रेट निकालेंगे, रेट निकालेंगे कैसे, Final. A2 Delta zero. माइनस A1 अपॉन T2 T2 minus माइनस A1। T1. अब तुम खुद बताओ, A2 बड़ी है या A1 बड़ी है? अरे सर A1 बड़ी है, ग्राफ के Sir, ऊपर A1 A1 है ना, बढ़ेगा. तो A1 बड़ी Yes, है, sir. इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो ऐसे Minus. हम ग्राफ अगर दिया होगा ना, तो दो मार्क वैल्यू दी होगी, ऐसे हम ग्राफ कैलकुलेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। सिमिलरली अब अगर मैं एवरेज रेट किसके लिखता हूँ, प्रोडक्ट के लिखता हूँ, ये प्रोडक्ट का साइड है, तो इसमें Hmm. मैंने भी दो दो टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया, लेट्स से दिस इज टाइम T1, और T1. लेट्स से दिस इंटरवल विल बी टाइम T2.
T2। तो अगर इस T1 इंटरवल पे देखूं तो लेट्स से द कंसंट्रेशन बी B1 और T2 पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, B2 है। अब टू तुम है। खुद देख के बताओ, B2 बड़ा है या B1 बड़ा है? फिर B2 बड़ा है। B2 बड़ा है। और फाइनल टाइम T2 है, इनिशियल टाइम T1 है। और इनिशियल कंसंट्रेशन B1 है, फाइनल कंसंट्रेशन B2 है। तो क्या होगा, B2 B2 माइनस माइनस T1 अपॉन, T2 माइनस T1। बताओ क्या था, कुछ था इसमें? बट नो समझ सर। नहीं आता है बच्चों को। यानी ग्राफ के अंदर जब भी सवाल आएंगे तो आप इन दोनों कन्वर्जन से ग्राफ को देख के और सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन निकालने के लिए। क्लियर? एनसीईआरटी में दिया हुआ, जाके मिल देख लेना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ग्राफ। क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर है? क्लियर है, एक बार बता दो जल्दी, सबको क्लियर है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही जैसे हमने एवरेज रेट देखा, अब हम इंस्टेंटेनियस को देख लेते हैं। एवरेज पीछे देखा, ये सभी तो एवरेज की बातें चल रही थी ना। अब इंस्टेंटेनियस देख लो थोड़ा सा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सिमिलरली एक केमिकल रिएक्शन मान लो जो है रिएक्टेंट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं तुमको क्या बताया, इंस्टेंटेनियस के लिए रेट कैसे लिखते हैं? डीसी बाई डी टी, चेंज कंसंट्रेशन DC ऑफ बाई DT। पर यूनिट टाइम। तो इसके लिए अगर मेरे को रेट लिखना होगा तो अब तो समझ आ गया ना कि सर, अगर मैं रेट रिएक्टेंट के लिए लिखता हूँ, किसके लिए रेट लिखता हूँ, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो मैं क्या टेंट लिखूंगा, के लिए डीसी बाई डी। 80। डीसी बाई डी। तो अगर DT। रिएक्टेंट के केस में लेट्स से, रिएक्टेंट केस में लिखना है तो मैं इसको मान लो इसका कंसंट्रेशन लेट्स से, चलो यहाँ का चीजें डिफाइन नहीं करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, डीसी बाई डी लिख लो। चेंज इन कंसंट्रेशन कौन, चेंज इन टाइम। चेंज इन किसका टाइम। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को मैं सीआर बोल दे रहा हूँ। ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। क्या आगे माइनस लगेगा? बिल्कुल लगेगा, यस इसमें सर। बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो DT घटता है। होता है। सिमिलरली अगर मैं रेट लिखूं किसके लिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, के लिए। तो अब लिख ले जाओगे फटाक से। जब भी यस सर। इंसिडेंस रेट लिखने को बोले तो डीसी लगा देना। क्या हो जाएगा, प्लस डीसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत? सर। नहीं, नहीं होने चाहिए। अब देखो, अब इसके ग्राफ कैसे होते हैं, ये भी ग्राफ देख लो। अब इसके ग्राफ कैसे होते हैं, तो लेट्स से मैं इसका एक ही ग्राफ तुमको समझाता हूं, मैं रिएक्टेंट से इसका ग्राफ का समझा देता हूँ। ठीक है, आगे तुमको बढ़ने की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट का ही ग्राफ देख लो इसके अंदर। एक बार रेट ग्राफ देख ले जाओगे तो आराम से कर डालोगे। ग्राफ तो वही बनेगा जैसे रिएक्टेंट का पीछे बना था, प्रोडक्ट का वैसे बना था। अरे ग्राफ का नीचे तो ये होगा, ऐसे कर्व नीचे किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो ऐसे कर्व ऊपर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। प्रोडक्ट के लिए। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज रिएक्टेंट के लिए, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज प्रोडक्ट के लिए। तो लेट्स से मैं रिएक्टेंट का लेके समझा दे रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दो एक्सेस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ, एक सेकेंड, ठीक, और एक और ले लो, ऐसे दो एक्सेस हो गई हमारी, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा रिएक्टेंट के लिए? अरे बिल्कुल सर, वैसे ही होगा ग्राफ। कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये रिएक्टेंट यस। ग्राफ। अब यस ऊपर सर। क्या है, कंसंट्रेशन है। वाई एक्सिस पे क्या है, फटाक से बोलो, कंसंट्रेशन। एक्सिस कंसंट्रेशन पे है। क्या है, टाइम। टाइम। अब अब मेरे को यहां से ग्राफ का सॉल्व करना है ना सर, तो कैसे सॉल्व करूंगे? चलिए, तो समझ आ गया कि एवरेज में हम क्या करेंगे, एक टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिए थे T1 T2, फिर T2 माइनस T1 B2 माइनस D2। अब यहां करना हो तो क्या करेंगे? तो मैंने तुमको क्या बताया था कि डीसी बाई डी टी क्या होता है, स्लोप। स्लोप। मतलब सर किसी तरह अगर इस ग्राफ का हमको स्लोप मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि स्लोप ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा गया है, डीसी बाई डी टी। और किसी भी ग्राफ का, हाँ, डीसी बाई डी टी के टर्म में अगर लिखा होता है कोई भी ग्राफ, अगर लेट्स से कोई वाई और एक्स से ग्राफ है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, स्लोप किसके बराबर होता है, डी टेन वाई थीटा के। बाई डी एक्स के बराबर। हम्म। मतलब अगर किसी तरह सर इस ग्राफ का हमको स्लोप मिल जाए ना, हम तुरंत रिएक्शन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। और इस किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास करा दो। लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में आप कोई भी टाइम ले सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई टी टाइम फिक्स कर लिया, ये टाइम है मान लो टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यही तो पढ़ा पीछे हमने इंस्टेंटेनियस का मतलब। तो मैंने क्या किया, यस। यहां से एक टेंजेंट खींच डाला, ये हमारी टेंजेंट हो गई, इसको पास करती हुई हो गई, ये हमारी टेंजेंट हो गई एट टाइम टी। अब यहां चेक कर लो, अब अगर मैं स्लोप थीटा क्या होता है, ये होता है स्लोप कैसे होगा,
यहाँ स्लोप ये वाला पॉजिटिव एक्सिस से एंगल मानते हैं, तो लेट्स से थीटा हो गई, थीटा ही तो स्लोप होती है। यस सर। स्लोप क्या होती है? थीटा होती है। अब अगर आपको ये चीजें पता है कि सर स्लोप जो होती है वो tan थीटा के टर्म में हम लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ यस। थीटा। तो tan थीटा यहाँ से कैलकुलेट करो, tan थीटा क्या हो जाएगा? dy बाई dx होता है यस ना। सर। y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे क्या क्या प्लॉट किया गया? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। और x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है? टाइम। टाइम। तो dy ओवर dx अगर लिखेंगे, तो अगर हमको ये थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे? dc ओवर dt कर देंगे। क्या बात है सर। मतलब कि अगर ग्राफ से हमको कभी भी क्या निकालने को बोले, ग्राफ से कभी भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोले ना, तो कोई एक टाइम डिफाइन दिया होगा वहां, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट मारेंगे, और टेंजेंट मार के dy बाई dx कर लेंगे। यानी dc बाई dt क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। और स्लोप ही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। स्लोप ही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर हो गया सबको यहाँ? ये ग्राफ भी एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, बच्चों को समझ नहीं आता है। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए आप खुद भी कर लेंगे। आप ऐसे यहाँ कर लीजिए। लेट्स से प्रोडक्ट के लिए मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऐसे समझ लो। प्रोडक्ट के लिए मान लो मुझे इस टाइम पे चाहिए, तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट गिरा दूंगा, और फिर क्या कैलकुलेट कर लूंगा? वैल्यू। यहाँ से ऐसे गिरा दूंगा, यहाँ से ऐसे गिरा दूंगा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। क्या हो जाएगा? डी dx, dy/dx हो यस। जाएगा tan थीटा। कर ले यस जाओगे? अब सर। प्रोडक्ट के लिए आई थॉट मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। कर ले नो जाओगे? सर। यस सर, कर लेंगे। चलो। तो ये समझ आया तुमको ग्राफ, कि ग्राफ से इंस्टेंटेनियस कैसे सॉल्व करेंगे और ग्राफ से एवरेज कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने ग्राफ को बताया। अगर सवाल आ जाता है ग्राफ से, हालांकि आता नहीं है, बट अगर आ जाता है तो आप कर ले जाएंगे। अब इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ ना। नाक नहीं कटाओगे ना? नो सर। हो गया? समझ आया? समझ आया यस कि सर। नहीं? चलो। तो ये बातें थी रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो सवाल पूछे जाता है वो पूछे जाते हैं, या अगला टॉपिक भी यही होता है, सवाल क्या पूछे जाता है। मैं सारा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? तो पूरा अच्छे से पढ़ लो। अब पूछा जाता है जनरली रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, सुने हो? खूब सारे भर भर के सवाल आते हैं इससे, तुम्हारे एमयूटीपीएल में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब नाम से समझो, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना, और अपीयरेंस मतलब बनना, प्रेजेंट प्रोडक्ट होना। प्रोड्यूस होना, है ना। अपीयर डिसअपीयर, समझो ना, मतलब समझते हो? तो डिसअपीयर यस। का मतलब गायब होना। और गायब गायब क्या हो रहा होता है किसी भी रिएक्शन में? रिएक्टेंट गायब हो रहा होता है। अरे रिएक्टेंट तो कम होता है, जो चीज कम यस सर। होती है वो गायब होती है। और अपीयरेंस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है, अपीयर हो रहा होता है। डिसअपीयर मतलब रिएक्टेंट, अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आओ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब समझो ऐसे। लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए एक केमिकल रिएक्शन डिफाइन कर देता हूं, जो है ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी गिव्स यू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, है ना। जहां ए बी सी डी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होते हैं ये? बैलेंसिंग के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं जो नंबर्स, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये कोई रिएक्शन थी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ ना कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख के बताओ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है? मैं तुमको क्या बताया था कि जब भी डिसअपियरेंस पूछे किसको चेक करो? रिएक्टेंट वाले साइड को चेक करो, कि रिएक्ट। कम कौन हो रहा है? रिएक्टेंट ही तो कम हो रहा है। रिएक्ट। तो यस एरो सर। के लेफ्ट साइड जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए डिफाइन होगी सर? इन दोनों के लिए बस। क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस सी और डी के लिए डिफाइन होगी? नो सर। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट डिसअपियर होते ही नहीं है, तो हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे डिफाइन करेंगे? यानी डिफाइन हुई किसके लिए? सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। तो लेट्स से रिएक्टेंट कितने हैं भाई? दो हैं। कौन कौन से? दो। एक ए है, एक बी है। दो बी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, सबसे पहले लिखूंगा ए का,
और रेट ऑफ डिसअपियरेंस जानते हो क्या होता है? वही जो पीछे हमने कंसंट्रेशन पढ़ा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो जाएगा, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। या फिर इसी को अगर इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी ए। ए अपॉन डी टी। जनरली डी अपॉन डी टी ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस में लिखते हैं, ठीक है, हालांकि लिख आप दोनों सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, ए का जो भी रेट होगा हम उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका लिखना है, बी बी का। का, तो अब आप समझ गए होंगे क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा माइनस कैपिटल बी बी अपॉन डी डेल्टा। टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, मतलब जो चीजें कम हो रही हैं, जो चीजें डिसअपियर हो रही हैं, और जो चीजें डिसअपियर हो रही हैं वो रिएक्टेंट वाले पार्ट में होती हैं, इसलिए मैंने देखो डिसअपियरेंस को रिएक्टेंट से जोड़ा और अपीयरेंस को प्रोडक्ट से जोड़ा। तो जब भी डिसअपियरेंस बोले तो आप ध्यान दीजिएगा रिएक्टेंट वाले साइड, हमेशा प्रोडक्ट वाले साइड देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा डी ए बाई माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया भाई, समझ आया? माइनस यस क्यों सर। लगाया, क्योंकि क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा रिएक्टेड। है। तो अगर ओवरऑल रेट को पॉजिटिव करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, किसका, रिएक्टेंट के साइड का। रिएक्टेंट का। वैसे ही अब अगर मैं तुमको रेट ऑफ अपीयरेंस बोलूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे हो जाएगा भाई, अगर मैं यहां लिखता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस, अब ओ आंख सी बंद डी टी करके सी। प्रोडक्ट को देखो, रिएक्टेंट के साइड ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि यार अपीयर प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट नहीं। बन बन अरे बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है ना, यानी अपीयर क्या हो यस। रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि रेट ऑफ अपीयरेंस, अब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, दो हैं सर, कौन कौन से, ये दो, सी और डी। सी है और डी है। तो पहले रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिखूंगा, सी के लिखूंगा, इज इक्वल्स डेल्टा टू सी बाई क्या हो जाएगा वही, डेल्टा डेल्टा सी ऑफ अपॉन सी डेल्टा बाई टी। डेल्टा टी। माइनस मत लगाना गलती से, नहीं होता है यस माइनस, सर। क्योंकि प्रोडक्ट वाला साइड है, इक्वल्स टू या डी डी सी सी अपॉन बाई डी टी। डी। डी चाहे तो टी। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट है, डरना मत, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वही कंसंट्रेशन को देखो। डिफाइन किया गया, ठीक है। और वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा डी बाई डी डी टी। अपॉन डी टी। तो आई राइट इट एज डी बाई डी टी। माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज घट नहीं करता रहा है, है। बढ़ रहा है, ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, तो उसको माइनस लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस नहीं लगाएंगे वहां, क्योंकि रेट ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्लियर? तो आज से यस रेट सर। ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखने को बोले तो लिख डालोगे। यस सर। अब एक बात और नोट करना करो, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, और वो ये है कि सर ये आपने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी लिखा, इनका तो कोई यूज ही नहीं आया, फिर आपने इनको लिखा क्यों, ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। और हमेशा एक बात को नोट कर लो कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते वक्त हमको स्टोइक्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, आगे क्या नंबर लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, अब मैं बोलूं कि इसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिखो, तो सिर्फ तुम N2 और H2 को ध्यान दोगे, ये आगे वाले को इग्नोर करोगे, इससे तुमको मतलब नहीं है। इसको रेट ऑफ अपीयरेंस है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर बिल्कुल मत डालना। रेट ऑफ अपीयरेंस सिर्फ और सिर्फ H2 N2 और NH3 पे होगा, ये 2 और 3 से तुमको मतलब नहीं होनी चाहिए, इस बात को नोट करिए। इसलिए मैंने देखो ये जो ए और बी और सी और डी है, जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी मैंने लिखा है, इनको कहीं मैंने कंक्लूड नहीं किया है। क्लियर? तो यही इंपॉर्टेंट बात है आपको नोट करनी है कि रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते वक्त हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको डायरेक्टली सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मतलब है। क्लियर? मतलब उनका स्टोइकियोमेट्री में कोई रोल नहीं होता है, स्टोइकियोमेट्री यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करती है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते वक्त, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते वक्त स्टोइकियोमेट्री कोई रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। इसको नोट कर लो कि there will be no stoichiometric coefficient include in rate of appearance and rate of रेट ऑफ disappearance, डिसअपीयरेंस। ठीक है। इंक्लूडेड लिख लो, there will be no stoichiometric coefficient included in rate of appearance and rate of disappearance, ठीक है।
यस सर। चलिए, तो ये था रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखने के लिए बोलता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरऑल रेट ओवर। ऑफ रिएक्शन। जैसे कई बार सवाल में ये बोल देता है ना कि राइट डाउन द करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखेंगे। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखेंगे। सर इसमें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत हाँ पड़ती है। बस यही, इसीलिए यही अंतर है बस। जैसा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब नहीं था, लेकिन ओवरऑल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे ना तो वो गलत माना जाएगा। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मैंने क्या बोला। ठीक है, और देखो, लेट्स से कोई एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, एग्जांपल ले लो, वही रिएक्टर एंड प्रोडक्ट वाला खेल है ना, केमिकल रिएक्शन एग्जांपल ले लो। ये लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और मुझे उसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। कई बार ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने वाला भी सवाल आता है भाई। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। लेट्स से केमिकल रिएक्शन गिवन है, जो है तुम्हारा अल्फा ए प्लस बीटा बी, जो दे रहा है तुमको क्या? गामा पी प्लस लेट्स से डेल्टा क्यू। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन केमिकल रिएक्शन जो ऐसा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मेरे को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ये होता है कि जितने रेट है रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमेशा बराबर होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त हम इंडिविजुअल रेट निकालेंगे। किसका? पहले तो इसका रेट लिखेंगे, किसका? अल्फा ए। फिर लिखेंगे बीटा बी का रेट। फिर लिखेंगे गामा पी और डेल्टा क्यू। और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, कैसे होता है? अरे भाई, अभी तो मैंने तुमको बताया कि जितना रिएक्टेंट कम हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट भी बनेगा। तो जितने रेट से रिएक्टेंट घट रहा है उतने रेट से प्रोडक्ट हमारे बढ़ेगा। रेट से मतलब प्रोडक्ट ओवरऑल बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम सर जब भी लिखेंगे ना, हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट के रेट को, प्रोडक्ट के रेट को इंडिविजुअली जोड़ बराबर करते देंगे। चलेंगे। तो अब मैं यहाँ अगर फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थॉट समझ गए हो। मैं क्या लिखूंगा? यस सर। डेल्टा ए अपॉन अपॉन डेल्टा। डेल्टा टी। डेल्टा पी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब बी के लिए लिखो, डेल्टा बी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, टी। इज इक्वल्स टू डेल्टा क्या होगा? पी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, मॉडिफिकेशन करना बाकी है। क्या सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या करना बाकी है? सर निगेटिव लगाएंगे माइनस। रिएक्टेंट वाले यस साइड। सर। हम्म। और निगेटिव लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट का जो रेट है वो क्या है? रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज ऑलरेडी करते निगेटिव हैं। आया है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव लगाना पड़ता है, यानी घट रहा है रिएक्टेंट। टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। अब देखो, अब यहाँ ये जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा लिखा है ना, इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ इनका रोल प्ले होगा। पीछे में हमने नहीं लिखा था, पीछे में हमने नहीं लिखा था, अब यहाँ इनका रोल प्ले होगा। रोल प्ले क्या होगा कि इनका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, हम उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ अल्फा लिखा है तो हम लिख देंगे 1/अल्फा। अल्फा। यहाँ बीटा लिखा है तो हम लिख देंगे 1/बीटा। यहाँ गामा लिखा है तो हम लिख देंगे 1/गामा। और यहाँ डेल्टा लिखा है तो हम लिख देंगे 1/डेल्टा। बस इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल। ये इतना आपको करना है। कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो उसके अंदर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखनी जरूरी है, वरना वो गलत माना जाएगा। तो जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे? लिख डालेंगे इसके अंदर हमेशा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमेशा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। इसलिए मैंने देखो, अल्फा था तो 1/अल्फा कर दिया, सॉरी बीटा था तो 1/बीटा कर दिया, गामा था तो 1/गामा, और डेल्टा था तो 1/डेल्टा। यार, और यस मैंने सर। तुमको ये भी बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा रेट ऑफ प्रोडक्ट बराबर होगा, इसलिए ये चारों आपस में बराबर है। देखो चारों, मैंने चारों के बीच मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है। क्यों चारों बराबर है? हम्म। अरे भाई, चारों इसलिए बराबर हैं कि जितना रेट ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही रेट ऑफ प्रोडक्ट होगा। अरे यार, जितने रेट से रिएक्टेंट घटेगा उतने ही रेट से तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा रेट से कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट लेट से यस 2% सर। घट रहा है तो प्रोडक्ट 4% बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट 2% घटा है, प्रोडक्ट भी 2% ही बनेगा।
मतलब जितना रेट से रिएक्टेंट घटेगा उतना रेट से प्रोडक्ट घटेगा, इसलिए मैंने सभी के बीच इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। यानी 1/अल्फा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, 1/बीटा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, 1/गामा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और 1/डेल्टा डेल्टा क्यू बाई, मतलब स्मॉल डेल है ये, 1/डेल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और मैंने इधर पॉजिटिव साइन रखा क्यों और इधर निगेटिव लगाया क्यों? कि रिएक्टेंट क्योंकि घटता है, रिएक्टेंट वाला पार्ट है, प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है, और ये पार्ट क्या है? प्रोडक्ट वाला पार्ट है। क्लियर? और यस सर। ये क्या है? ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? एवरेज है। क्यों क्या लगा है? सिमिलरली अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिख दूं तो भी क्या लिखूंगा? बस टी इस अपॉन फॉर्म में डी लिखना टी हो तो क्या लिखूंगा? अरे कुछ नहीं, बस जहां डेल्टा है वहां डी लगा दीजिए सर। लगा देंगे। यस सर। अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस का फॉर्म लिखता हूँ तो आई राइट इट एज, मतलब डायरेक्टली लिखता हूँ, -1/अल्फा डी डी ए बाई डी अपॉन टी इज इक्वल्स टू -1/बीटा बीटा। डी बी बाई डी टी। अरे यार ये लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए सब कुछ तुम लोग को बताना पड़ जाता है। 1/गामा डी पी बाई, डी टी। और दैट विल बी इक्वल्स टू 1/डेल डेल डी क्यू बाई डी क्यू डी टी। डी टी। इट इज क्लियर टू यू? यस सर। समझ में आ गया? तो ये रेट, इसको क्या बोलेंगे? ये इंस्टेंटेनियस रेट है। ये कौन सा रेट है? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? क्लियर यस सबको? सर। सबको क्लियर हो गया? चलिए, चलिए जी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, है ना? काफी कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सर सवाल आए तो सवाल में कैसे, मतलब क्या लगाएंगे ये। चलिए आपने बता तो दिया कैसे इसको लिखेंगे, कैसे लगाएंगे, तो मैं एग्जांपल देके तुमको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा सब कुछ भी। एग्जांपल ले लो। लेट्स से एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, वो है 2SO2 प्लस O2, जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है 2SO3। मैं बोलता हूं राइट रेट ऑफ रिएक्शन ROR। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसके लिए। बहुत सिंपल है, अभी मैंने पीछे बताया। क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? तो वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं भाई? क्या होगा बोलो? -1/2। माइनस ऑफ डी SO2, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है? SO2 और O2, SO2 अपॉन डी टी, और स्टोइक्योमेट्री क्या है? 2 है, तो हम लिख देंगे 1/2 इज यस सर। इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी O2 O2 अपॉन टी टी। dt। क्या यहाँ कोई स्टोइक्योमेट्री है? ना। सर। आगे तो कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। जब होगा तभी डिवाइड करना, जब कुछ नहीं हो तो मत डिवाइड कर देना। इज इक्वल्स टू, इसको क्या डी लिखेंगे? एस डी अपॉन डी डी टी। SO3 अपॉन dt, डी और 1/2। वन बाई 1/2। टू क्या यहाँ माइनस लगाएंगे? नहीं, नो सर। प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट। और ये दोनों रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, बस। सिंपल, कितना सिंपल था, यही तो लिखना था बस। अब मैं इसमें तुमको बोल दूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख के दिखाओ। सर बिल्कुल सर, बस वो भी लिख माइनस। देंगे, बस स्टोइकियोमेट्री हटा दीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बन जाएगा। तो कितने कितने रिएक्टेंट हैं? दो हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी, रेट ऑफ अपीयरेंस पहले लिख रहे हैं ना। चलो रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिखते हैं? प्रोडक्ट के लिखते हैं। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है? सिर्फ एक ही है, SO3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा बोलो? TSO3/dt। बस ये तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस है। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ये लिखते हैं सर रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट कितने हैं? दो हैं, SO2 और O2। तो पहले किसके लिखेंगे? पहले लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर SO2। SO तो SO2 के लिए क्या हो जाएगा? माइनस डी ऑफ SO2 अपॉन अपॉन dt डी टी। सिमिलरली एक बार और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे? बोलो बोलो। के लिए। इसके लिए O2 के लिए। O2 के लिए। तो आई राइट इट एज माइनस डी ऑफ O2 अपॉन डी टी। मैंने स्टोइक्योमेट्री नहीं लगाई और लगाना भी मत। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइक्योमेट्री नहीं लगानी है।
इसलिए मैंने रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नो स्टोइकियोमेट्री मेट्रिक विल बी इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। क्लियर? यस सर। तो लिख डालोगे, सवाल आएगा तो यस लिख सर, लिख डालोगे। देंगे। चलो यस सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान देना। सवाल पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछे जाते हैं, इफ रिएक्शन टू NO2 gives you 2NO plus O2, ये रिएक्शन है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब यहां अगर कंफ्यूज नहीं होगे तो कर ले जाओगे इस सवाल को। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 6 मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ NO2। क्या बात है, बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को गिवन है, हमको दिया गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, हमको NO के रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है कितना है, 6 मोलर पर सेकेंड। यानी इसका फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको दे दिया गया है NO का कितना, 6 मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, हमको इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन जानते हो, अरे रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस, जो अपीयर हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है। इसलिए देखो कई बार क्वेश्चन में सवाल में रेट ऑफ फॉर्मेशन भी दे देता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब इसने रेट ऑफ अपीयरेंस हमको दे दी, किसकी दी, एनओ रेट ऑफ की। अपीयरेंस किसकी दे दी है, NO की। तो जरा NO का रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो, तो कैसे लिखेंगे, DNO अपॉन, टी एनओ अपॉन डी टी। और ये DNO डी अपॉन टी dt की वैल्यू दे दी है, कितनी है, 6। यही है, 6 मोलर। दी है, यस सर। 6 मोलर पर सेकेंड, दी है, दी यस है। सर। अब हमको कैलकुलेट किसका करना है भाई, NO2 का। डिसअपेरेंस। किसका किसका कैलकुलेट करना है, NO2 का। तो जरा सबसे पहले रेट ऑफ दोनों रिएक्शन लिखो तो इक्वल जरा, होते हैं। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो जरा। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 होगा, 1/2। यस सर। डी डी एनओ टू ऑफ बाई डी NO2 अपॉन डी dt टी। इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ये तो दोनों रिएक्टेंट एक वन ही है बाई तो टू इसलिए एक ही लगाएंगे। और 1/2 डी एनओ अपॉन डी टी। DNO अपॉन dt इज इक्वल्स टू डी ओ डी टू ऑफ अपॉन डी टी। O2 अपॉन dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब जरा यस इन सर। दोनों को सिर्फ पकड़ो, हमको इससे O2 से मतलब नहीं है, जरा इन दोनों को पकड़ो। इन दोनों को पकड़ लिए, अब इनको बाहर निकालो थोड़ा यस सा। सर। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ, ओ एनओ एनओ। हमको क्या पता करना है, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ NO2। तो जरा रेट ऑफ डिस अपीयरेंस NO2 के लिए लिखो तो सही, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, -d ऑफ, एनओ टू अपॉन डी टी। और हमको इसी की वैल्यू पता करनी है। यस सर। जरा ये वाले पार्ट पे फोकस करो। अब यहाँ देखो, क्या ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, सिर्फ ये देखो स्टोइकियोमेट्री के बगल वाला, यही तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। तो अगर मेरे यस को सर। सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ मेरे को चाहिए DNO2 अपॉन dt, तो मैं डी ये टी। वाले 2 को इधर भेज दूं। यस सर। तो आई राइट इट एज 2 टू बाई टू, अपॉन माइनस को इधर रखो, माइनस को इधर रखो, 2/2 डी ऑफ NO अपॉन dt। डी टी। अब ये 2 से 2 कट गया, मतलब माइनस ऑफ डी डी ऑफ एनओ NO2 अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू डी डी ऑफ NO अपॉन जो एनओ dt। और डी ऑफ NO अपॉन dt 6 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 6। 6 के बराबर हो जाएगी। ओहो हो, क्या बात है। मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, रेट ऑफ 6। डिसअपियरेंस ऑफ NO2 अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू 6 मोल पर सेकंड ऑल्सो। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों बराबर है। कैसे निकाला हमने, समझ आया, कैसे निकाला हमने, समझ आया, यस सर। सबको समझ आया। यानी जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस का सवाल आएगा ना, सबसे पहले तो सर हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे और उनमें से वो वाले पार्ट को निकाल लेंगे जिस पार्ट में डेटा और क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन किसी को इस सवाल को समझने में? अरे यही तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है गधो, यही तो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 और यही हमसे पूछा है।
तो यस सिर्फ सर। हमको ये चाहिए, तो इस टू को इधर भेजना पड़ेगा ना, ये टू को इग्नोर तो नहीं करोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन टू को इधर भेजना पड़ेगा। टू को मैंने इधर भेज दिया, माइनस को इधर रखा, तो टू से टू कट गया, यानी डी ऑफ एनओ टू बराबर हो गया डी ऑफ एनओ के, और डी ऑफ एनओ टू बाई डी टी इक्वल टू डी ऑफ एनओ बाई डी टी, और डी ऑफ एनओ बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 6, तो माइनस डी ऑफ एनओ टू बाई डी टी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही हो सवाल गया बनते हैं, सर। एमयू ट्रिपल ए में भी ऐसे सवाल खूब सारे आए, और आएंगे, हो सके तो बिल्कुल आएंगे। ठीक है, 90% चांसेस है कि ऐसे सवाल बनेंगे, एक ना एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स से ऐसा, जिसके अंदर आपको कंसंट्रेशन दिया होगा, या तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या फिर करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठा लो, उसमें दिया हुआ है। क्लियर? इसको दिक्कत है? नो सर। चलिए, तो यहां समाप्त हो जाता है आपका एक पूरा पोर्शन, 3 पार्ट है इसके, एक खत्म हो गया आज। ठीक है, मुश्किल से मैं कोशिश करता हूँ, लंबे लंबे सेशन लूंगा, तो 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, पूरा कैलकुलेटिक्स खत्म कर। ठीक है, एक पार्ट समाप्त हो चुका है यहाँ ऑलरेडी। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू कर रहे होंगे रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए मेजरली। ठीक है, सेकंड वीकेंड हम जेई में पढ़ते हैं, आप जीरो और फर्स्ट तक पढ़िए, जीरो और फर्स्ट तक मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचेगा, कौन सा? अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं, एक पार्ट हमने आज खत्म कर डाला कैलकुलेटिक्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।